हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हमारा लेक्चर 6 है जिसमें हम जैनिज़्म को पढ़ेंगे एंड हम आज महाजनापदास को भी कंप्लीट करेंगे। उसी के रिलेटेड हमारे बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको भी दिखाती हूँ हमारे कितने टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे 6 टॉपिक्स आज कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे आज हम जैनिज़्म पढ़ेंगे और राइज ऑफ जनापदास, देन हम फॉरेन इन्वेडर्स पढ़ेंगे और एज ऑफ मौर्यंस। कल हम फॉरेन इन्वेडर, परसों हम एज ऑफ मौर्यंस पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद आपका टेस्ट होगा मेरे चैनल पे जिसका नाम है सुमेरा क्लासेस फॉर JKSSB। हम इन चारों टॉपिक्स का वहाँ पे टेस्ट लेंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत कंफ्यूज हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सिलेबस के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं जिसमें लिख रहे हैं कि हिस्ट्री का जो एंशियंट पार्ट है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सिलेबस में नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जो आपका ऊपर सबसे पहले जीके पोर्शन है उसमें लिखा हुआ है कि आपको जो सिलेबस है उसमें हिस्ट्री पूछा जाएगा, प्लस पॉलिटी पूछा जाएगा, प्लस जियोग्राफी, प्लस आपका इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा विद नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो आपको ये सब जो है पूरा पढ़ना है। हिस्ट्री आपको एंशियंट प्लस मेडिवल प्लस मॉडर्न तीनों पढ़ना है। पॉलिटी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स आपको करंट अफेयर्स के रिलेटेड ही ज़्यादा पूछा जाएगा, तो आपको करंट अफेयर्स के रिलेटेड पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको हिस्ट्री में से मॉडर्न पूछा जाएगा। जैसे कि हमारा जो सिलेबस है का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का या सब इंस्पेक्टर का जो हमारा फाइनेंस में है, तो उसमें हमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका जो हिस्ट्री है उसमें सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाएगा 1857 से लेकर 1947 तक। ऐसा हमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार में नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे हिस्ट्री लिखा हुआ है विद नेशनल इम्पोर्टेंस। तो आपको हिस्ट्री पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर जो है जैनिज़्म, और आज ही हम महाजनापदास को भी कंप्लीट करेंगे। तो जैनिज़्म जो रिलीजन है वो किसने फाउंड किया था? ऋषभ देव ने फाउंड किया था। ऐसा माना जाता है कि जो ऋषभ देव है वो फर्स्ट तीर्थंकर हैं या टीचर हैं जैनिज़्म के, इनको डिस्क्राइब किया जाता है, ये इनकारकेशन है नारायणा का। इन विष्णु पुराना में बोला गया है कि ये किसके इनकारकेशन है? नारायणा के इनकारकेशन है। और भगवत पुराना में भी ऐसा ही डिस्क्राइब किया गया है कि जो ऋषभ देव है वो नारायणा की इनकारकेशन है। विष्णु पुराना में भी लिखा गया एंड भगवत गीता में ही सेम लिखा गया है। ये नॉन ब्राह्मिकल रिलीजन है। जैनिज्म में तीर्थंकर या जिना वो ह्यूमन बींग होता है जिसके पास एनलाइटमेंट होता है। एनलाइटमेंट यानी कि परफेक्ट नॉलेज, और वो किससे हासिल होती है? थ्रू एसिटिज्म, यानी कि उनको थोड़ा सा निर्वाणा करना पड़ता है, और वो एक रोल मॉडल या एक टीचर बन जाते हैं उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए होती है, जिसको आत्मा के लिए गाइडेंस जिसको चाहिए होती है। भगवान ऋषभदेव जो थे वो फर्स्ट जैन तीर्थंकर थे। उनके फादर चक्रवर्ती किंग थे इंडिया के। द नेम ऋषभदेव जो था फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया था श्रीमद् भागवत ऋग्वेदा में। वो जब उनकी मौत हुई थी इन अटावे और माउंट कैलाश में, उनका जो सिंबल था ऋषभदेव का सिंबल क्या था? बुल। तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको जो हमने अभी पढ़ा बुद्धिज्म, उसमें भी मैंने आपको सिंबल्स बताए हैं, तो इसमें भी आपको ऋषभदेव के भी सिंबल्स पता होने चाहिए कि जो ऋषभदेव का सिंबल था वो क्या था? बुल था। टोटल जैनिज्म में कितने तीर्थंकर हैं? 24 हैं, जो कि सब क्षत्रिय जो है उसी से बिलोंग करते हैं। 24 जो लास्ट तीर्थंकर था वो कौन थे? वर्धमान महावीरा जी थे। उन्होंने अपनी एक टीचिंग ऐड की थी जिसको सेलिबसी बोला जाता है, और इनका एम्बलम क्या है? इनका जो सिंबल है वो क्या है? लाइन है। इनका सिंबल क्या है? लाइन। जैसे हमने ऋषभदेव का सिंबल पढ़ा वो क्या था? बुल था। एंड जो अभी ये हैं वर्धमान महावीर जी, इनका सिंबल क्या है? इनका सिंबल है लाइन। तो आपको सिंबल्स में इनके सबके याद होने चाहिए, मैंने आगे लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। जो सेकंड जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव एंड अष्टनामी आर फाउंड इन द ऋग्वेदा। जो फर्स्ट 2 जैन थे ऋषभदेव और अष्टनामी जो थे, इनको ऋग्वेदा में ये मिले हुए हैं, यानी कि उनको वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है
हिस्टोरिकली प्रूफ ऑफ द लास्ट टू, बट हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ लास्ट टू जो थे, प्रशवंत जो 23rd एंड महावीरा जो थे 24th, इन्हीं दोनों का हमारे पास प्रूफ है। बट ऋग्वेदा में जो फर्स्ट टू थे उनका प्रूफ है। हिस्टोरिकली हमारे पास किसके प्रूफ है? लास्ट टू के, जो 23rd एंड 24th तीर्थंकर है उनके। परशवंत जो थे वो कौन थे? जो 23rd ये थे तीर्थंकर, ये एक प्रिंस थे बनारस के। उन्होंने अपना थ्रोन छोड़ के एक हर्मिट की लाइफ जीना शुरू कर दिया और उन डाइड कहाँ पे हुआ? एट समिट शिखर में, परशवंत हिल्स में, हजरीबल झारखंड में इनकी मौत हो गई थी। इनकी 4 मेन टीचिंग्स थी। सबसे पहले टीचिंग्स को चौरथी भी बोला जाता है, चतुर्थी भी बोला जाता है, तो ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि मेन चतुर्थी ऑफ परशवंत, तो वहाँ पे उसका मतलब टीचिंग्स ही होता है। अहिंसा यानी कि नॉन इंजरी, असत्य यानी कि झूठ नहीं बोलना है, असत्य यानी कि चोरी नहीं करनी है, सत्य यानी कि झूठ नहीं बोलना है, अपराग्रह यानी कि नॉन पोजेशन। तो ये 4 टीचिंग्स किसकी थी? परशवंत की टीचिंग्स थी। इसमें एक टीचिंग, जैसे मैंने आपको बोला कि जो महावीरा जी थे उन्होंने SLBC ऐड किया गया था, तो ये 4 टीचिंग किसकी थी? परशवंत की टीचिंग थी। महावीरा ने इन चारों टीचिंग्स को अडॉप्ट किया और उन्होंने एक और टीचिंग डाली जिसको बोला जाता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य टीचिंग किसने ऐड की थी? महावीरा ने ऐड की थी। अगर आपको कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जो 4 टीचिंग्स हैं वो किसकी है, तो वो परशवंत की टीचिंग्स है, वो महावीरा की नहीं है। महावीरा की लास्ट वन जो ऐड की गई थी ब्रह्मचर्य, 5th टीचिंग जो थी वो महावीरा ने ऐड की थी। टीचिंग्स थी वो अहिंसा, असत्य, सत्य एंड अपरिग्रह। इन चारों टीचिंग्स को अडॉप्ट कर दिया गया था महावीरा के द्वारा, और उसके बाद एक और टीचिंग ऐड की थी जिसको ब्रह्मचर्य कैलिबेसी भी बोला जाता है। देन आपको मैंने बोला था जो इनके 24 तीर्थंकर्स जो हैं इनका पता होना चाहिए, एंड देयर सिंबल्स के बारे में भी, इनके बारे में, जैसे ऋषभ देव का सिंबल बुल, अजनीनाथ का एलिफेंट्स, वैसे इन सब के जो सिंबल्स है, चंद्र प्रभा जी का सिंबल था मून, और यहाँ पे जो हमारे लास्ट है महावीरा जी, उनका क्या था? उनका था लाइन। तो पृषभनाथ जी का स्नेक। तो ये आपको फर्स्ट 2 भी अगर आपको याद होंगे, फर्स्ट 5 भी या लास्ट 2 भी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं के बारे में बात की गई है जैनिज़्म में। पृषभनाथ और जो थे महावीरा जी, एंड फर्स्ट 2 ऋषभनाथ एंड अरिष्टनामी के बारे में बात की गई है। सेकंड है लाइफ ऑफ महावीरा। महावीरा और जिना वाज बॉर्न इन 540 BC में बॉर्न हुए थे, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ बिहार में। इनके फादर जो थे सिद्धार्था, वो हेड थे क्षत्रिय क्लान के, और इनकी जो मदर थी त्रिशला, वो सिस्टर थी लिच्छवी चीफ चेटाका की, जिनकी जो डॉटर थी उन्होंने बिंबसारा से शादी की थी। महावीरा ने यशोदा से शादी की थी, डॉटर ऑफ समारविका किंग की बेटी थी वो, एंड प्रोड्यूस ए डॉटर। जो महावीरा जी थी उनकी बेटी थी, उनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, जिसके हस्बैंड थे जमाली, बिकम द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीरा। तो आपको ये नाम याद रखना है। जमाली जो थे वो हस्बैंड थे किसके? अनुजा प्रियदर्शनी, जो कि महावीरा की बेटी थी, और जो जमाली थे वो फर्स्ट डिसिपल थे किसके? महावीरा के। 30 जैसे ही उनकी एज 30 ही उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ के और एक हर्मिट की लाइफ जीना शुरू हो गए और सच की राह पे चले गए। वो 12 साल तक एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, बट वो ज़्यादातर एक दिन से ज़्यादा किसी भी विलेज में नहीं रहते थे, या 5 दिन से ज़्यादा किसी एक शहर में नहीं रहते थे। उनके इस टाइम पे 12 साल की जर्नी में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कभी भी कपड़े चेंज नहीं किए थे। 42 की एज में उन्होंने क्या हासिल किया? ओमनी साइंस, दैट इज़ सुप्रीम नॉलेज उनको हासिल हुई एट द एज ऑफ 42, जिसको केवल्या भी बोला जाता है। सुप्रीम नॉलेज दैट इज केवल्या, जहाँ कहाँ पे की थी? अंडर ए साल ट्री इन
अंडर ए सॉल्ट ट्री जिम्नाकर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रिजुपालिका। तो आपको ये याद होना चाहिए कि उनको 42 ईयर्स में उनको सुप्रीम नॉलेज मिली और सॉल्ट ट्री के पास बैठे हुए थे। और कौन सा रिवर था वहाँ पे? राजुपालिका। जैसे कि मैंने आपको बुद्धिज़्म में पढ़ाया, सेम इसमें भी वैसा ही है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद उनको केवालिन बोला जाता था, परफेक्ट लर्नड बोला जाता था, जिना या जितेंद्रिया बोला जाता था, क्योंकि उन्होंने जो थी परफेक्ट नॉलेज हासिल की थी। निर्ग्रंथा भी बोला जाता था, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स। अरहंत भी बोला जाता था, जो कि ब्लेस्ड वन, एंड महावीरा भी बोला जाता था, द ब्रेव। एंड इस फॉलोवर, जो उसके फॉलोअर्स थे, उनको क्या बोला जाता था? जैन बोला जाता था। तो उनके फॉलोअर्स को क्या बोला जाता था? जैन बोला जाता था। सो अभी हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि महावीरा की लाइफ में क्या था। महावीरा जो थे वो पैदा हुए थे 540 BC में, एंड उनके फर्स्ट डिसिपल कौन थे? जमाली थे, जो कि अनुजा प्रियदर्शनी उनकी बेटी के जो थे हस्बैंड थे। उसके बाद 12 साल तक 30 ईयर्स में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो हर्मिट की लाइफ जीने लग गए और सच्चाई की राह पे चल दिए। 12 ईयर्स तक वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे। वो ज़्यादा किसी भी टाउन या विलेज में ज़्यादा देर तक नहीं रहते थे। उनकी 12 साल की जर्नी में उन्होंने कभी भी कपड़े जो थे वो चेंज नहीं किए थे, ऐसा माना जाता है। 42 ईयर्स में उन्होंने ओमनी साइंस स्टैटिस सुप्रीम नॉलेज को हासिल किया था, जिसको केवाल्या भी बोला जाता है। और कौन सी नदी के पास किया था? राजुपालिका। और कौन से ट्री पे किया था? साल ट्री पे किया था। इसके बाद उन्हें क्या कहा जाता है? परफेक्ट लर्नर कहा जाता है, और उन्हें ब्लेस्ड वन कहा जाता था, ब्रेव्ड कहा जाता है, और उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें जैन कहा जाता था। उन्होंने जो फर्स्ट सरमन जो दी थी, जैसे कि फर्स्ट सरमन दी थी पावा में, जो उनके कितने डिसिपल्स थे तब? 11 डिसिपल्स थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया हुआ है। उनके कितने स्टूडेंट्स थे तब? 11 डिसिपल्स थे, जिनको 11 गंधारास भी बोला जाता है। फर्स्ट सरमन कहाँ दी थी? पावा में दी थी। लेटर ही फाउंडेड जैन संघा, यानी कि जैन कम्यून उन्होंने फाउंड किया एट पावा में। ही पास्ट अवे 72 ईयर्स की एज में वो पास्ट, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी 468 BC में एट द प्लेस कॉल्ड पावापुरी नियर मॉडर्न राजगीर में उनकी डेथ हो गई थी। सुधर्मा ओनली 1 ऑफ द 11 गंधारा हु सर्वाइव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा। सुधर्मा जो थे वो जो 11 जो डिसिपल्स थे उनमें से एक थे सुधर्मा, जो कि सर्वाइव किए गए थे आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा के बाद भी। एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, ऐसे कुछ ट्रेडिशन में कहा जाता है कि वो 527 BC में जो थे उनकी डेथ हुई थी। बट आर्कोलॉजिकल जो एविडेंसेस है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं कि वो 6th सेंचुरी के बाद भी जो थे वो एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि जिस टाउन्स या किसी भी जगह में वो रहते थे वो 500 BC के बाद जो थी वो एग्जिस्टेंस में नहीं थी। डॉक्टराइन क्या थी? यानी कि जो त्रिरत्नास थे, यानी कि 3 जेम्स थे जैनिज्म के, वो क्या थे? समक्य श्रद्धा विश्वास, यानी कि राइट फेथ होना चाहिए। सो 3 जो डॉक्ट्रिन्स थी जैनिज्म की वो क्या थी? समक्य श्रद्धा, यानी कि राइट फेथ, राइट नॉलेज होनी थी, सम्यक जनना या सम्यक कर्मा, अच्छे कर्म अच्छा एक्शन। अच्छे कर्म या अच्छा एक्शन जो है वो कैसे आएगा? उसमें भी 5 वोज दिए थे जैनिज्म ने, जिसको पंच महावर्तास भी बोला जाता है। फर्स्ट है अहिंसा, सत्य, असत्य, अप्रिगा एंड ब्रह्मचार्य। सो कितने जेम्स थे? 3 जेम्स थे, जिसमें राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन बोला गया था। जैनिज्म को 2 सेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, स्प्लिट हो गए थे वो 2 सेक्ट्स में। एक थे श्वेतंबरास, जो वाइट गारमेंट्स, जो इस तरह के गारमेंट्स पहनते थे। एक थे दिगंबरास, जो कि नेक्ड थे, जो हमेशा नेक्ड ही रहते थे। इन ऑर्डर टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ जैनिज्म, महावीरा जो थे ऑर्गेनाइज अ फॉलोवर एंड एडमिट बोथ मेन एंड वुमेन उसमें थे। उनकी जो टीचिंग्स थी वो प्राकृतिक लैंग्वेज थी, यानी कि जो ऐसी लैंग्वेज थी, कॉमन लैंग्वेज थी। उनकी जो ट्रेडिशन था, द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका इज एट्रीब्यूटेड टू द चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन बन गए थे, उन्होंने अपना थॉर्न जो था उसे छोड़ दिया था, और अपने लास्ट एजेस के जो ईयर्स थे उन्होंने एज ए जैन हर्मिट की तरह उन्होंने जो थी अपनी लाइफ आगे चलाई।
तो ये जो था, जो एम्परर था जो चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने कर्नाटका में अपनी पूरी लाइफ जो थी वो एज ए जैन एस्थेटिक अपनाई। उसके बाद जो सेकंड सेपरेट था जैनिज़्म का, साउथ इंडिया में फैल गया था, बट बिकॉज ऑफ फेमाइन जो था मगध में आ गया था। महावीरा की डेथ के बाद जो फेमाइन आया वो 12 साल तक रहा। लोग अपने आप को बचाने के लिए, जो भी जैन लोग थे वहाँ से माइग्रेट हो गए साउथ वाली तरफ। जो थे, जो लोग थे वो साउथ की तरफ जो थे वो माइग्रेट हो गए। साउथ की तरफ जैसे ही वो माइग्रेंट हुए, उस टाइम पे किसकी लीडरशिप में थे? वो भद्रबाहु की लीडरशिप में थे। वो मगध से कहाँ चले गए? साउथ की तरफ चले गए। जैसे ही फेमाइन ख़त्म हुआ, वो वापस जितने भी जैन थे वो क्या गए? मगध वापस आ गए। अब जो मगध के लोग थे वो साउथ में गए। उन्होंने जो अपना कल्चर था वो क्या कर दिया? स्प्रेड कर दिया। कहाँ पे भी? साउथ में भी उन्होंने स्प्रेड कर दिया गया। तो ऐसा माना जाता है कि साउदर्न पार्ट में जो भी लोग थे वो कौन सा कल्चर अडॉप्ट किया, उन्होंने कौन सा सेक्ट अडॉप्ट किया जैनिज़्म का? वो उन्होंने किया दिगंबराज वाला। ये वाला जो था ये साउदर्न के लोग अपनाते थे, एंड ये वाला जो था ये मगध के लोग जो थे उन्होंने इस कल्चर को अडॉप्ट किया था। तो ऐसा माना जाता है कि दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गए। तो एक थे श्वेतंबराज और एक थे दिगंबराज। दिगंबराज वो थे जो नेक्ड थे, एंड जो श्वेतंबराज थे वो वाइट गारमेंट्स पहनते थे। आगे आ गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। 5 तरह की नॉलेज है, 5 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज है। एक है मतिथि जनना, परसेप्शन ऑफ नॉलेज थ्रू इंक्लूडिंग हमारे सेंस ऑर्गन्स की या माइंड की नॉलेज जो होती है उसे मति जनना बोलता है। श्रुता जनना यानी कि जो स्क्रिप्चर्स से नॉलेज मिलती है। अवधि जनना परसेप्शन से नॉलेज जो मिलती है। मनहा पराया जनना जिसको टेलीपैथिक नॉलेज मिलता है। एंड केवल जनना जो एक सिंपल नॉलेज है। तो 5 तरह की नॉलेज है, आपको इनके नाम याद रखने हैं। मति जनना, श्रुता जनना, अवधि जनना, मनहा पराया जनना, केवल जनना। प्रिंसिपल्स क्या थे जैनिज़्म के? ये रिजेक्ट करते थे अथॉरिटीज़ ऑफ वेदास और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को क्या करते थे? उसको बिलीव नहीं करते थे। ये वेदास को रिजेक्ट करते थे एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो नॉलेज गॉड है उसको भी रिजेक्ट करते थे। ये कर्मा में बिलीव करते थे एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में बिलीव करते थे। ये ज़्यादा किस पे एम्फेसिस करते थे? इक्वालिटी पे एम्फेसिस करते थे, और ये बोलते थे हमें किसी को भी अनइक्वल समझना नहीं है। तो ये अथॉरिटी ऑफ वेदास को रिजेक्ट करते हैं, कर्मा में बिलीव करते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में बिलीव करते हैं, इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। आगे है जैन काउंसिल। फर्स्ट जैन काउंसिल जो है वो हुई थी 300 BC में पाटलिपुत्रा में। चेयरमैन कौन थे एंड पैटर्न कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 512 BC वेल्लभी वेन्यू, एंड जो इसके चेयरमैन है वो कौन थे? देवागिरी शर्मा शमर सामान्य जो थे इनके चेयरमैन थे। आपको इसका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का ईयर याद रखना है, उनके चेयरमैन का नाम याद रखना है। जैन लिटरेचर जो थी वो प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी गई है। उस को क्या बोला जाता है? आर्धी मगधी भी बोला जाता है। जैसे ये जैन लिटरेचर्स है 6, 12 अंतास, 12 उपनगास, 10 परिकर्मास, 6 छंदा सूत्रास, 4 मूला सूत्रास एंड 2 सूत्रास ग्रंथास। तो ये 6 जैन लिटरेचर है। बिसाइड दिस कुछ और जैन लिटरेचर्स भी है, जैसे कपाल सूत्र जो संस्कृत में लिखी गई है, भद्रबाहु चारिता एंड पारिशिनी पारिविना, ये 3 जैन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, तो ये याद रखिएगा। अब है जैन आर्किटेक्चर। कहाँ कहाँ पे जैन आर्किटेक्चर हुआ था? जैसे गुम्पास यानी कि केव्स, हाथी गुम्पा, भागा गुम्पा कहाँ पे? उदयगिरी एंड खादीगिरी ओडिशा में। दिलवारा टेम्पल जो है, विश्वाल माही शाही टेम्पल, तेजपाल टेम्पल, माउंट आबू टेम्पल कहाँ पे? राजस्थान में। तो ये जो है हाथी गुम्पा एंड भागा गुम्पम, ये आपको याद रखना है कौन कौन से टेम्पल कहाँ पे है। टेम्पल्स गिरनगर एंड पिटाना गुजरात में, पावापुरी टेम्पल, राजगिरी टेम्पल बिहार में, और स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरी बाहुबली का जो गोमतेश्वरी जो स्टैचू है वो कहाँ पे है? श्रवणबेलगोला कर्नाटका में है। तो ये याद रखिएगा, श्रवणबेलगोला कर्नाटका में क्या है? बाहुबली या गोमतेश्वर स्टैचू है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आप ये सब याद रखिएगा।
सो यहाँ पे हमारा जो जैनिज़्म का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जैनिज़्म जो है वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू बुद्धिज़्म। तो हमारा जो जैनिज़्म था और जो मैंने आपको पढ़ाया ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखिएगा। अब हम मूव करते हैं अपना नया टॉपिक पे, जो कि है महाजनापदास। 6th सेंचुरी के ऑनवर्ड्स जो आयरन का यूज़ था ईस्टर्न यूपी वेस्टर्न बिहार में ज़्यादा जो है वो यूज़ होने लगा। तो इससे क्या हो गया, जो टेरिटोरियल स्टेट जो थी वो भी ज़्यादा बढ़ने पड़ गई। तो जनापदास जो हमने वेदास में पढ़ा था वो गिविंग राइज टू महाजनापदास। और जो लैंड था हिमालयाज या नर्मदा के जो आसपास जो एरिया था वो 16 महाजनापदास में डिवाइड हो गया। तो ये मेंशन किया गया है बुद्धिस्ट लिटरेचर अग्नातरा निकाया में, और जैन जो लिटरेचर है भगवती सूत्ता, इनमें 16 जो महाजनापदास है इसके बारे में लिखा गया है। सो 6th सेंचुरी के बाद आयरन का ज़्यादा यूज़ होने लगा, तो जो टेरिटोरियल एक्सटेंट होने लग गया 6th सेंचुरी के बाद किस एरिया में, हिमालयास एंड नर्मदा के एरिया के आसपास, जिसमें कि जो हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और जैन का टेक्स्ट है उसमें हमें इसके क्लूज़ मिले हैं कि 16 महाजनापदास थे। और जो महाजनापदास थे इनको भी 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था, एक थी मोनार्किकल और एक थी नॉन मोनार्किकल स्टेट्स। जो मोनार्किकल स्टेट्स थी वो कौन सी थी, अंगा, मगधा, काशी, कोसाला, कास्ता, चेडी, शुरसेना, मत्स्य, अवंती एंड गंधारा। एंड जो नॉन मोनार्किकल स्टेट थी वो कौन थी, वज्जी, मला, कुरु, पंचाल, कंभोज, शक्या, कोलिसा, मौर्य। ये सब जो थी ये क्या थी, नॉन मोनार्किकल स्टेट्स। सो महाजनापदास और इनके जो कैपिटल है काशी, बनारस यूपी, वाराणसी जो थी इसकी कैपिटल थी। मोस्ट पावरफुल जो थी ये जनापदास महाजनापदास थी, और इसमें क्या फेमस था, कॉटन टेक्सटाइल फेमस थी और मार्केट था हॉर्स का। कोसाला शरावती पॉपुलर थी, मोस्ट पॉपुलर किंग जो थे वो कौन थे, पराशरजीत थे। अग्ना चंपा जो इसकी कैपिटल है, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और ज़्यादा फेमस थी, और 6th सेंचुरी में ही इसको मगध ने एनेक्स कर दिया था। वज्ही वैशाली में थी, वज्ही जो थी रिप्रेजेंट करती थी 8 क्लान्स को। माला जो थी, आपको इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है महाजनापदास विद देयर कैपिटल। तो ज़्यादा आपको ये याद रखना है, काशी जो थी वो मोस्ट जो थी पावरफुल महाजनापदास थी, तो आपको इसमें ज़्यादातर याद इतना नहीं रखना है। तो इसकी कैपिटल विद आपको जो ये है महाजनापदास है इसको याद रखना है, जैसे गंधारा की टक्सिला, अवंती की माहिष्मती, अश्मका की पोटाना, सुरेशना की मथुरा। तो आपको ये सब याद रखना है। एंड लास्ट इज़ मगधा जिसकी जो कैपिटल क्या थी, गिरिवराज थी। ये इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये सब याद रखना है। और इनका प्रेजेंट भी, जैसे मगधा बिहार में, गंधारा पाकिस्तान, अवंती मध्य प्रदेश, ये सब आपको याद रखना है। तो इसी के साथ जो हमारा आज का टॉपिक था, जो हमने 16 महाजनापदास के बारे में पढ़ा और हमने जो आज जैनिज़्म के बारे में पढ़ा, होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड जो मैंने आपको सिलेबस बताया कि सिलेबस में हिस्टोरिकल जो आपको पार्ट दिया है उसमें आपको सारा कुछ पढ़ना है, कोई एक टॉपिक नहीं पढ़ना या एक जो बुक है वो नहीं पढ़ना है। जैसे आप मॉडर्न समझ रहे हैं तो आपको सारा कुछ पढ़ना है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न तीनों पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। सो आज के लिए इतना ही, कल हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू एंड बाय बाय।